अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान रियल एस्टेट पॉडकास्ट में खुशामदीद, जिसमें हम ज़ेर बहस लाते हैं रियल एस्टेट के तनाजुर में मुल्की हालात वाक़यात और मार्केट में सरमायाकारी करने के मौक़े, बारीकियाँ, ऊंच नीच और बहुत कुछ। और आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान के मौजूदा हालात और रियल एस्टेट। मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रहमान, चीफ एवेंजलिस्ट ग्लोबल हाउस ऑफ मार्केटिंग, और आज हमें ज्वाइन किया है राना मोहम्मद ज़ैन साबिर ने, जो कि CEO है ग्लोबल हाउस ऑफ मार्केटिंग के। क्या हाल है आपके? ठीक है जी, ठीक ठाक। आप सुनाइए, खैरियत से जी? अल्लाह का शुक्र है जी। जैन भाई, हमारे पास बहुत से क्यूरीज आ रही थी कि फाइल्स वाला कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दें इंस्टॉलमेंट वाला जिसमें हम इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये शुरू होते ही वैसे इस सवाल की बात नहीं हुई थी आपसे, मगर बहरहाल मैं आपसे गुजारिश ही करता हूँ कि बात ये है कि ये मुश्किल सवाल, हमारे दोस्त साहब आप काफ़ी काम कर रहे हैं, मगर बात ये है कि फाइल्स के चक्कर में अवामुन नास ना पड़े तो बेहतर है। कि मतलब और हमने क्या देखना है? रियल एस्टेट के अंदर हमारे सबके मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं, मल्टीपल एक्सपोजर्स हैं, मल्टीपल अफेक्टीज़ हैं, और ये बार बार ये काम हो चुका है। तो मेरे ख्याल है कि अब ये टाइम आ गया है कि हम इससे ज़रा ऐलान बरात करें, और ख्वाब ख़रीदने से बेहतर है कि आप हकीकत ख़रीदें, ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली चीज़ लें। ठीक है, कम बजट है, उसमें भी चीज़ें मिल जाती हैं, मगर पॉइंट ये है कि अब बस करते हैं। ये फाइल्स वाला काम मैं सजेस्ट नहीं करता, और हम नहीं करते ये काम। ठीक है, अगर वो फाइल ना ले तो इतने बजट में वो इतने डाउन पेमेंट के साथ, आपको पता है फाइल आती है 5-6 लाख 7-8 लाख डाउन पेमेंट करनी है। 2 लाख वाली भी मुझे जो बता, बिल्कुल ऐसे ही है, और कुछ उसकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जो कि वो भरता रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर वो ये ना करे, फाइल्स में ना जाए, तो क्या करें? वो इसके बरक्स क्या इन्वेस्टमेंट कर सकता है? देखें, कोई पहली बात है, इन्वेस्टमेंट करना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपने पैसे दे रहे हैं, पैसे दे के और आपने टेंशन और वबाल पाल लेना है, ठीक है, तो वो आपकी फ़र्ज़ तो नहीं है ना, वो आप ना करें काम। ठीक है। दूसरी बात ये है कि लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में, जो लाहौर का मज़ाफ़ाती इलाका है, वहाँ पे आज भी 25, 28, 30 लाख का प्लॉट आपको 5 मरले का मिल जाता है। ठीक है, आप मगर उसमें आप सम पेमेंट पे रहे। हाँ, मगर उसमें क्या मसला है? उसमें अगर किसी के पास इतने पैसे ही हो तो उसका नखरा होता है जी कि जो मैंने इतनी दूर नहीं जाना। या तो आप इन्वेस्टमेंट, आपके पास अमाउंट, जो कैपिटल अमाउंट है वो ज़्यादा हो। अगर वो नहीं ज़्यादा तो आप उस सोसाइटी में जाएं जो आपको पोजीशन दे रही है। अगर वो कोई हाउसिंग स्कीम, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट कोई ऐसा है आपको जो पोजीशन नहीं दे रहा, या जहाँ पे इवन बैलेटिंग भी नहीं हुई हुई, बैलेटेड प्लॉट नहीं है, उससे आप परहेज़ करें, बेहतर है। ठीक है, थोड़े पैसे हैं तो वो भी आपने ज़रूर, अब वो आपके पास बच गए हैं अगर 2 लाख या 4 लाख, तो ये कोई आप पे फ़र्ज़ है कि आपने वो हाथ से दे के पोटेंशियल खरीद लो। ठीक है, नहीं बात है। आप उन्हें यही कहना चाह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ना करें, इतने पैसे हैं तो इस बजट में रह के। हाँ, 2-4 लाख है तो 2-4 लाख है तो ना करें। ठीक है। अब इसी से एक सवाल निकल रहा है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिसके पास आप कह रहे हैं सपोज 28 लाख भी हो, 30 लाख भी हो, वो प्लॉट में या जो भी अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो उसका बैक एंड पे क्या देखे, क्या प्रिकॉशंस ले? देखिए, उसमें आप, पहली तो बात यह है कि जो भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट है आपका जी, आप उस पर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करने से पहले उसकी छानबीन करें। ठीक है। उसके बाद, क्योंकि 2 ही बुनियादी बातें हैं ना, कि या तो आप खुद इतना नॉलेज लें, या आप किसी नॉलेजेबल बंदे के ऊपर ट्रस्ट करें। बिल्कुल। ठीक है, मगर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बड़े कॉमन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रोडक्ट आपको बताई जा रही है, उस प्रोडक्ट के हवाले से, उस प्रोजेक्ट के हवाले से पहले तो ये छानबीन है कि उसकी जो कीमत आपको बताई जा रही है, क्या वो वही मार्केट वैल्यू ही है? ठीक है, वहाँ पे वो रेट चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्योंकि अगर आप इंक्रीज्ड वैल्यू के ऊपर या अप्रिशिएटेड अमाउंट के ऊपर, या पहले ही वो वैल्यू नहीं है मार्केट की और बड़ी ज़्यादा कीमत पे आप चीज़ खरीद लेते हैं, तो आपको आने वाले 2, 4, 5 साल तो उसमें से प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जब तक कि मार्केट वहाँ तक पहुँच नहीं जाती। एक बात। और दूसरी बात यह है कि फिर आपको उस प्रोजेक्ट का जो डेवलपर है, आपको ये देखना है कि माजी में वो कितने प्रोजेक्ट्स डेवलप कर चुका है, और क्या वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने, जो भी साहब हैं या मोहतरमा हैं जो उन्होंने प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, क्या वो टाइमली डिलीवर किए हैं? ठीक है, तो ये 2-4 फैक्टर हैं। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि लोकेशन क्या है। जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं या प्लॉट देख रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है। और फिर
गवर्नमेंट के प्लान्स क्या हैं उस एरिया में कि वो कोई स्ट्रक्चर रोड आ रहा है, कोई कम्युनिटी सेंटर आ रहा है, कोई मार्केट्स आ रही हैं, गवर्नमेंट के प्लान्स क्या हैं। अब एक जैसे रिंग रोड बन गया, रिंग रोड के बाद बहुत फ़र्क पड़ा है प्राइसेस को, प्राइसेस ज़्यादा हुई हैं रियल एस्टेट क्या है, तो गवर्नमेंट के प्लान्स भी नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि बहुत ट्रेंड आ रहा है इस टाइम, लाहौर की आप बात कर लें, अपार्टमेंट्स के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं और वो पिक्चर्स दिखा के कि हम ऐसा बनाएंगे वो सेल आउट कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं देखिए मेरा ज़ाती तौर पे हम जो अपने इन्वेस्टर्स के साथ या हम खुद भी अगर बाइंग करना चाहें, ठीक है, तो अगर कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसका प्री रेक्विजिट ये है, बाकी सारी बातों के अलावा, कि वो कम से कम बैलेटेड हो और पोजेशन वाली चीज़ हो। ठीक है, अगर पोजेशन कुछ केसेस में अगर पोजेशन थोड़ा टाइम पे भी है, एटलीस्ट बैलेटेड हो और ऑन ग्राउंड चीज़ हो। ठीक है। और अगर अपार्टमेंट्स की बात की जाए तो कम से कम उसका रेड स्ट्रक्चर या ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है, कि आप जिस फ्लोर पे अपना अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं कम से कम उस फ्लोर पे खड़े हो सकें। ठीक है, तो ये बुनियादी बातें जिसका हम ख्याल रखते हैं। और पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है उसमें बहुत से ओवरसीज़ हैं, मैं कुछ जानता हूँ कई लोगों को, वो कह रहे हैं अभी हमने इन्वेस्ट नहीं करना पाकिस्तान में, जैसे ही पाकिस्तान के हालात स्टेबल होंगे हम तब इन्वेस्ट करेंगे। इसका तो मतलब उन्हें कभी करना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान के हालात कोई आज की इंस्टेबल तो नहीं है जी। ठीक है, और इसी इंस्टेबिलिटी को देखते हुए कि ये कब स्टेबिलिटी में बदलेगी, वो कभी भी इस काबिल नहीं होंगे। मतलब ये डिसाइड करना कि उन्होंने जो रियल एस्टेट बाय करनी है, ऑब्वियसली दिल गुर्दे की बात है। तो अब बहुत से लोगों का एक मफरूज़ा था जी कीमतें नीचे गिरेंगी, वो कीमतें नीचे नहीं गिरी प्रॉपर्टी। और उस जैसी इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे बच्चों की फीडर से लेकर गाड़ियाँ तक हर चीज़ महंगी हुई है, उनका मफरूज़ा ये था जी कि प्रॉपर्टी की कीमतें गिर जाएंगी। अब गाड़ियों का भी बायर नहीं है इस वक्त मार्केट में, मगर गाड़ियों की कीमतें कम तो नहीं हो रही, बड़ी ध्यान। तो इसी तरह से मैं नहीं देख रहा कि रियल एस्टेट की कीमतें कम होंगी। तो अगर कीमतें कम नहीं होनी तो फिर दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, ताकि आप इसमें से प्रॉफिट गेन कर सकें। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना, आप वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मतलब व्हाट एल्स, आपके पास इसके अलावा कौन सी ऑप्शन मौजूद है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें और आप अपने पैसे कमा लें। ठीक है, उन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ हैं, मैं आपको बिल्कुल एक मोटी बातें बता देता हूँ कि इस वक्त बैंक के अंदर अगर आप पैसा रखते हैं तो 16, 17, 18% के करीब आपको रिटर्न मिल रहा है, जिसका मतलब है आपका पैसा डिवैल्यू होगा। अगर आप गोल्ड में या करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं है जो रियल एस्टेट में। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपका अपना एसेट है। गोल्ड में और करेंसी में वो परसेंटेजेस नहीं हैं पर एनम के हिसाब से। अगर हम देखें तो जो रियल एस्टेट ऑफर करता है वो करेंसी या गोल्ड नहीं करता। ठीक, और दैन भी सोशल मीडिया पे एक आप रील कह रहे हैं बहुत वायरल हुई है, एक साहब है वो कहते हैं आपका मुल्क का 90% पैसा जो है रियल एस्टेट में डंप हुआ है, जो कि वही पैसा इंडस्ट्रीज में लगे तो पाकिस्तान स्टेबल हो सकता है। असल में वो साहब ज़ाहिर इंडस्ट्री के अंदर उनका बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा चौड़ा उनका एक्सपीरियंस है, वो बहुत बड़ा नाम है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। ठीक है, उनकी राय को उनकी मैं ऑनर करता हूँ, उनकी राय को भी मैं मुकद्दम जानता हूँ, मगर मेरा ये ख्याल है कि उनका शायद ये मतलब था। बाकी अपनी स्टेटमेंट के तो वो खुद जिम्मेदार है, वो खुद उसकी वजाहत अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू आप इंशाल्लाह रखें उनके साथ जी। मगर मेरा ये ख्याल है कि उनका ये कहना था कि जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा सख्त और टाइट थे इंडस्ट्री के लिए कि आपके पास मतलब लेबर लॉज हो या मशीनरी से रिलेटेड चीज़ें हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हो या मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें हो, जितने सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे थे उतने ही नरम रियल एस्टेट में कि जिसके पास 2, 4, 5, 6 करोड़ रुपया वो सोसाइटी लॉन्च करके मेन गेट एक बना के तो वो आपको मतलब प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया उसने, फाइलें बेची जा रहा है। तो अगर एक बैलेंस रहता, यहाँ पे गवर्नमेंट देखती कि भाई रियल एस्टेट सेक्टर में कौन लोग परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरह का काम कर रहे हैं और कौन कौन सी सोसाइटीज़ को NOCs जारी होने चाहिए या उनको काम करने देना चाहिए, और दूसरी तरफ वहाँ पे थोड़े से हालात नरम होते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता इंडस्ट्री वालों को,
ठीक है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के अंदर सब्सिडी दी जाती है, उनको बाकी चीज़ों में सब्सिडीज़ दी जाती हैं। तो ज़ाहिर है ये एक वो बैलेंस था जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर पटरी पे चढ़ सकती है। तो मेरा ये ख्याल है, उनकी राय ये थी। बाकी तो आप ज़ाहिर है उनसे खुद पूछ सकते हैं। इज़न भाई आपने बताया कि जो रियल सेक्टर है आपका, उसमें सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न है, राइट? उसमें अब बेशक हाई रिटर्न्स तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी रियल एस्टेट में ही होता है। देखिए, फ्रॉड कब होता है? फ्रॉड आपको तब होता है जब लालच दिया जाता है। जी, आप लालची ना बने। आज भी हमें सबसे ज़्यादा क्यूरीज यही रिसीव होती हैं कि जी हमने फ़ाइल ही लेनी है। जी, हम क्या कह तोते की तरह थक जाएंगे भाई हम नहीं फ़ाइल देते, मगर वो उन्होंने कहना जी वो अपनी बात हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हैं। मतलब सम टाइम जिस बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि हम फ़ाइल नहीं करना चाहते, आपने फ़ाइल लेनी है, मार्केट से कर लें, ठीक है। आज आपको फ़ाइल बेचेंगे, 4 महीने के बाद आप हमारे सर पे सवार होंगे कि जी आपसे फ़ाइल नहीं थी, हम वो काम ही नहीं करते, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं आपका सवाल भूल गया, आपने क्या कहा था, दोबारा बताइएगा। मैंने आपको कहा था कि जैसे कि रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता है। तो बात वही है ना कि जी देखें, इसका मैंने आपको वही बताया है, लालच जब तक जिंदा है तब तक चोर के घर में दीवा जलता रहेगा। ठीक है उस्ताद जी। अब चोर के घर में दिया जल रहा है, वो उसकी किसकी वजह से है? वो लालची आदमी की वजह से। तो आप लालच ना करें। आपके पास जितने पैसे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर इटसेल्फ अच्छा है, अगर आप ज़रा लालच से परहेज़ करें और अपनी ज़ुबान की पाबंदी करें और चीज़ें जो है वो आप ठीक तरीके से चलाएं, तो मेरा ख्याल बेहतरीन सेक्टर है। और आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ग्लोबल हाउस ऑफ मार्केट में जितनी भी रियल एस्टेट एजेंसीज चल रही हैं और डीलर्स हैं, उनसे कैसे डिफरेंट है ग्लोबल हाउस ऑफ मार्केट? अब देखें, हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, बाकी बरकत उसमें अल्लाह ताला ने डालनी है। हम ऑफ ग्राउंड डील नहीं करते, ठीक है। हम फाइल्स में डील नहीं करते, ठीक है। हम ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली चीज़ में या कम से कम ग्रे स्ट्रक्चर हो उसका, या वो ऑन ग्राउंड हो और उस बैलेटेड हो, हम उसमें डील करते हैं और बड़े साफ़ सुथरे तरीके से काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के अगर हम करवाते हैं तो हम उसका बता देते हैं कि ये इसमें इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक ये 80 to 90% चांस है कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक ये मैच्योर हो जाएंगी और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होंगे। दैन भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फाइल्स में इन्वेस्ट किया और बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स कमाए हैं, ठीक है। उन्हें देख के वो बाकी लोग भी इसी चुंगल में, मैं कहना चाहूँगा, फंसे जा रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना है आपका? ये चुंगल का लफ्ज़ तो आपका अपना है, इसके आप खुद जिम्मेदार है, क्योंकि मैं भी फंस चुका हूँ ऐसे दो। दूसरी बात ये है कि स्यापा ये हमारा ये है ना असल में कि जी अपनी तरफ नहीं हमने देखना है कि वो गवांडी लेने पैसे कमा लेने जी, वो हमसाये की घर में गाड़ी खड़ी है, नहीं उन्हें एसी लगा लिया, ठीक है। और यार अगर कोई बड़ी छोटी सी परसेंटेज है जिसने कोई पैसे कमा भी नहीं है, ठीक है, अव्वल तो हमें इसका कोई ना कोई तो ज़ाहिर है इसका कोई रिकॉर्ड निकलना चाहिए, किसी तरह से कोई डेटा इसका होना चाहिए कि कितने लोगों ने पैसे कमाए और कितने लोगों लुटे। जी। तो बात ये है कि अगर कोई एक आध सो कॉल्ड सक्सेस स्टोरी आपके ज़हन में है तो उसको देखते हुए आपने अपना पट्टा बिठा लेना, मगर कोई ज़िद है कि फाइलों से पैसा कमा के छोड़ना। मैं शायद छोटा रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, मेरे बस में नहीं है ये, हम नहीं ये काम करते। तो बाकी जिनसे होता है वो कर रहे हैं, और जिनको समझ में आता है वो कर रहे हैं और वो करते हैं। हम किसी का हाथ तो नहीं पकड़ सकते, वो करना चाहिए जिनको समझ में आ रहा है। असल में ध्यान भाई होता ये है कि अब मैं अपना आप ही देख लूँ कि मेरे पास थोड़े से पैसे अगर 8-9 लाख रुपए जमा होता है, मैं कोई मार्केट में चीज़ लेने जाता हूँ, मुझे तो कोई नज़र नहीं आती। मुझे एट द एंड जहाँ पे मेरे अच्छा आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मेरी सॉरी टू कट यू ऑफ, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो आपको डिलीवर हुआ प्रोजेक्ट, वो कोई डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन एक दोस्त के पास था, तो उसने फाइल ली थी एक सोसाइटी में, तो वो उसे डिलीवरी हुई, यानी कि उसे मिल गया, उसे प्रॉफिट गेन हुआ। मैंने ऐसे ही इन्वेस्ट करा, आपने उसको देखा देखी आपने भी छलांग लगा दी। हाँ जी। तो आपके पास जो पैसे थे उसको आपने वहाँ लगा दिया और आज तक वो पोजेशन नहीं मिला। हाँ, जब जाओ तो अगर आप लालच ना करते, पंगा ना लेते, आपके पास जितने के पैसे थे जी, आप उसका कोई और काम कर लेते, मतलब आप उसको रख ही लेते, खुद ही खा लेते, या अगर आपने कोई इन्वेस्ट ही करना था तो फिर थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते। असल में मैंने ऐसे किया था कि मेरे पास जो बजट था उसमें मुझे एक बहुत ही अपार्टमेंट ले लेते यार, आप एक अपार्टमेंट ले लेते, शहर चीज़ मेरी थी और वही फाइल आ गई शहर में, यानी कि जो शहर में मुझे चीज़, उसका रोड स्ट्रक्चर उन्होंने जो बताया था कि अंडरग्राउंड वायरिंग, ये उससे इम्प्रेस हो गए, मैंने भी पैसे लगा दी।
तो आप शहर से बाहर ले लेते, आपके पास तो होती ना। बात ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने हकीकत ख़रीदनी है, हकीकत में इन्वेस्ट करना है। ख्वाबों के पीछे भागना छोड़ दें, लालच करना छोड़ दें। आपके पास बड़ी हार्ड अर्न मनी है, मुझे पता है, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे। उन पैसों को ठीक जगह इन्वेस्ट करें और उसकी ठीक चीज़ लें। ये ना करेंगे आप इसको 5 साल बाद ये ऐसे होगा या ये वैसे होगा, ये सब मतलब हमारी समझ में नहीं आता। ना हम इसमें इन्वेस्ट करवाते हैं ना करते हैं। और नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।